उस ठंड के बीच एक घर था। उस घर में गोरी कवि और ठंड से कांपती उसकी बूढ़ी सास बैठी हुई थी। गोरी अपनी सास पर बहुत अत्याचार करती थी। क्यों रे बुढ़िया, यहीं बैठी रहेगी क्या पूरा दिन? बर्तन अपने आप धुल जाएंगे। यहाँ घर तेरा बाप का नहीं है, उठ और बर्तन मांज। बहू, आज बहुत ठंड है, हाथ सुन हो रहे हैं। अगर थोड़ा सा गर्म पानी मिल जाता तो बर्तन मांज देती। हर काम के लिए गर्म पानी नहीं मिलता, पता है? गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया है। जा जाकर बर्तन मांज। और सुन, अगर आज ढंग से काम नहीं किया ना तो आज भी भूखी रहेगी और कल भी। डर और अपमान के बोझ तले बुढ़िया चुपचाप उठ खड़ी हुई और बर्तन मांजने लगी। बुढ़िया कांपते हाथों से बर्तन मांज रही थी। ठंड से ज्यादा अपमान उसके हाथ जमा रहा था। उधर रूपी चिड़िया अपने दोनों बच्चे लड्डू और कुल्फी के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। मम्मा, हमारी भी दादी होती ना तो कितना अच्छा होता। हाँ मम्मा, वो हमें कहानियाँ भी सुनाती, प्यार करती और गले लगाकर सुलाती। मम्मा, मुझे दादी की गोद में सोना है। आप हमारे लिए एक दादी ले आओ ना। दादी को कहाँ से लाऊं? वो तो भगवान को प्यारी हो गई। अगर भगवान उन्हें हमारे पास ही रखते तो कितना अच्छा होता। परंतु कुछ दादियाँ होते हुए बहुत अकेली होती है। गोरी अपने घोंसले में आराम से सो रही थी। तभी पास वाले कमरे से एक कमजोर सी आवाज आती है। बहू, अगर कुछ बचा हो तो थोड़ा सा खाने को दे दे। बाप रे बाप, जब देखो तब इसके पेट में आग लगी रहती है। खाना बनाओ तो आकर पूछे क्या पकाया है, क्या पकाया है। गोरी गुस्से में उठकर बुढ़िया के पास जाती है। अरे पूरा दिन बस खाना खाना करती रहती है। सुबह तो खाया था ना, या वो भी नहीं खाया? नहीं बहू, सुबह बहुत थोड़ा सा खाया था और फिर से भूख लग रही है। कुछ खाने को दे दे। क्या मेरा कलेजा खाएगी या मेरी जान? जब देखो तब खाना दे, खाना दे। जब पंछी को भूख लगती है तो खाना नहीं खाता है क्या? गोरी की आंखों में गुस्सा और ज्यादा भर जाता है और फिर गोरी रसोई की ओर बढ़ जाती है। इस बुढ़िया की तो ऐसी दवा करनी पड़ेगी, ऐसा खाना दूंगी ना कि खा सके और ना दोबारा मांग सके। गोरी बेहद सूखी, कड़क और जली हुई रोटियां लाकर बुढ़िया के सामने पटक देती है। ले खा ले, और याद रख, अब 2 दिन तक खाना मत मांगना, समझी? बहू, यह लकड़ी जैसी रोटियां कैसे खाऊं? मेरी बूढ़ी चोंच है, यह टूटेंगी भी नहीं। तो क्या तेरे लिए खीर बनाऊं? जो दिया है वही खाना पड़ेगा। और सुन, एक कण भी जाया नहीं होना चाहिए। तेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है, तब यह खाना आता है, समझे? इतना कहकर गोरी मुंह फेरकर अपने कमरे में चली जाती है और घोंसले में सोकर आराम कर रही होती है। तभी उसके पास उसका बेटा टीटू आता है। मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। अरे मेरे राजा बेटे को भूख लग गई। आजा, अभी देती हूँ मेरा लाल। चल पहले तो दादी के घोंसले में जाकर बैठ जा, मैं तेरे लिए मीठे मीठे फल लेकर आती हूँ। टीटू अपनी दादी के बाजू वाले घोंसले में जाकर बैठ जाता है। बुढ़िया चुपचाप उसे निहारती रहती है। कुछ ही देर में गोरी हाथ में मीठे मीठे अंगूर लेकर लौटती है। ले मेरे बेटे, खा ले, तुझे जो मन करे बस बता देना, तेरे पापा से कहकर सब मंगवा दूंगी। तभी गोरी की नजर दादी पर पड़ती है। अरे यह बुढ़िया टुकुर टुकुर यहीं देख रही है, कहीं मेरे टीटू को नजर न लगा दे। मम्मा, थोड़ा अंगूर दादी को भी दे दो ना। नहीं मेरे बेटे, ऐसी अच्छी अच्छी चीजें तुझे ही खानी है। तू मजबूत होगा, बलवान होगा, बड़ा होकर काम धंधा करेगा। दादी को खिलाकर क्या होगा, उसे तो अब कुछ करना ही नहीं है। मम्मा, मुझे प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी ला दो ना। अभी लाती हूँ पानी तेरे लिए बेटा। गोरी रसोई में पानी लेने चली जाती है। टीटू अंगूर का एक दाना उठाकर अपनी दादी की ओर बढ़ाता है। लो दादी, जरा चखो ना, कितना मीठा अंगूर है। दादी की आंखें भर जाती हैं। एक दाना, लेकिन उसमें पूरी ममता समाई थी। तभी गोरी पानी लेकर लौट आती है। अरे रे, इस चटोरी बुढ़िया ने तो हद कर दी, अब बच्चों का खाना भी खाने लगी है। रुक जा, अभी तुझे इस अंगूर का स्वाद चखाती हूँ। और उसे पीटना शुरू कर देती है। ये ले, और अंगूर खाएगी, और अंगूर खाएगी, हाँ? और हमें परेशान करेगी, हाँ? बहू, मुझे मत मारो बहू। तभी वहाँ रूपी चिड़िया आ जाती है। अरे गोरी, कोई अपनी बूढ़ी सास को ऐसे मारता है क्या? अब बस कर, बहुत हो चुका। थोड़ा तो इनकी उम्र का लिहाज कर ले। हाँ हाँ हाँ, बड़ी आई लिहाज करने वाली,
अगर इतना ही दया आती है तो ले जा इसे अपने घर, जो खिलाना है वही खिलाना। हाँ ले जाओ। हाँ ले जाऊंगी। चलो अम्मा, अब यहाँ तुम्हारा दाना पानी खत्म हुआ। नहीं रूपी बहू, मेरे पति मुझे इसी घर में ब्याह कर लाए थे, मेरी डोली इसी घर में आई थी और मेरी अर्थी भी इसी घर से निकलेगी। नहीं अम्मा, जहाँ अपने ही दुश्मन बन जाए वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें ऐसे अत्याचार में नहीं रहने दूंगी। और फिर रूपी जबरदस्ती नहीं हिम्मत से बुढ़िया का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले जाती है। मम्मा यह कौन है? बेटा यह टीटू की दादी है, इनको नमस्ते करो। नमस्ते दादी जी। मम्मा क्या हम इन्हें दादी जी कह सकते हैं? हाँ मेरे बच्चों, मुझे दादी ही कहना। आओ मेरे पास आओ। लड्डू और पिंकी दौड़कर दादी की गोद में समा जाते हैं। कई दिनों बाद किसी ने उन्हें गोद में जगह दी थी। रात हो जाती है। घोंसले के भीतर हल्की रोशनी है। दादी के पास बैठकर लड्डू और कुल्फी कहानी सुन रहे हैं। दादी मैं आपके पैर दबा दूं? और मैं आपका सिर दबा देता हूँ, आप सो जाइए। नहीं बच्चों, इतना प्यार मत दो, मुझे इसकी आदत नहीं है। यहाँ बैठो, मैं तुम्हें एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। और कहानी सुनते सुनते दोनों बच्चे दादी की गोद में ही सो जाते हैं। सूरज अंधेरे को चीरता हुआ निकल आता है। सुबह हो जाती है। तभी भूरी कबूतरी वहाँ आ जाती है और रूपी चिड़िया से पूछने लगती है, क्योरी रूपी कहाँ जा रही है और यह नया कौन आया है? यह टीटू की दादी है चाची, इनकी बहू इनको पिटाई कर रही थी, मैं इन्हें अपने घर ले आई। आज की नई पीढ़ी में बड़ों की इज्जत कहाँ बची है? कुछ तो कहो, मुंह नोचने दौड़ पड़ते हैं। आप और चाची बातें कीजिए, काफी दिनों बाद आपको अपनी उम्र की संगत मिली है, मैं फल लेकर जाती हूँ। मम्मा मैं भी आपके साथ चलूं? घर में बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। लड्डू रूपी की बात ना मानते हुए जिद करने लगता है। अरे ले जाना था ना साथ, जाएगा तो कुछ नया सीखेगा, बच्चों को भी नया अनुभव चाहिए। लेकिन चाची बाहर बहुत ठंड ज्यादा है। अरे कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे तो ठंड में भी नंगे घूमते हैं। आजकल की माएँ बच्चों को खुद अपाहिज बना रही है, इतना लाड़ प्यार कर रही है। चाची की सच्चाई भरे ताने ना सुनने पड़े, इसलिए लड्डू को साथ में लेकर आसमान की तरफ उड़ पड़ती है। मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मा अब मुझे जल्दी से घर जाना है। तू ऐसा ही करता है, तुझे बाहर जाने की भी जल्दी हो और तुझे घर जाने की भी जल्दी होती है। रूपी जल्दी जल्दी से फल लेकर लड्डू के साथ घर लौट रही होती है। मम्मा यह धुएं जैसा क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। इसीलिए तो मना कर रही थी तुम्हें, अब देखो कोहरा छा गया ना। मम्मा मुझे इस कोहरे से डर लग रहा है, मुझे कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। मेरे पीछे पीछे उड़ते रहो वरना कोहरे में खो जाओगे। लड्डू अपनी माँ को देखते हुए पीछे पीछे उड़ रहा था। तभी लड्डू पीछे मुड़कर देखता है कि पीछे कोहरा कितना है। अरे पीछे भी इतना घना कोहरा है, मुझे तो यह नज़ारा देखकर डर लग रहा है। जैसे ही लड्डू ने आगे मुड़कर देखा तो उसकी माँ रूपी गायब हो चुकी थी। लड्डू घबराहट में चिल्लाने लगता है, मम्मा मम्मा तुम कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? मुझे डर लग रहा है। इस तरह से लड्डू कोहरे में खो जाता है। दूसरी तरफ रूपी पीछे मुड़कर देखती है तो लड्डू गायब था। अपने बच्चे को ना देखकर रूपी घबरा जाती है और लड्डू को आवाज देने लगती है, लड्डू मेरे बेटे लाल कहाँ हो तुम? परंतु कोहरा इतना ज्यादा था कि रूपी को ना तो लड्डू दिखाई दिया ना ही लड्डू की आवाज सुनाई दी। उसने लड्डू को बहुत ढूंढा लेकिन लड्डू उसे कहीं नहीं मिला। वह थक हार कर अपने घर लौट आती है। रूबी बिटिया खो गया है क्या? बाहर बहुत ज्यादा कोहरा है। हाँ अम्मा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर लड्डू ज्यादा देर तक बाहर रहा तो ठंड के कारण जम जाएगा और मर जाएगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अरे तू चिंता मत कर, मैं जाकर देखती हूँ, कहीं बैठ गया होगा किसी डाली पर। लेकिन अम्मा बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और कोहरा भी बहुत ज्यादा घना है और तुम्हारी उम्र भी बहुत हो चुकी है। अरे ठंड में काम करना तो मेरी आदत है, ऐसी तो कई सर्दियाँ और कोहरे देख लिए हैं मैंने। तू मेरी चिंता मत कर, अभी ढूंढ कर लाती हूँ तेरे बेटे को। ऐसा कहकर टीटू की दादी उड़ती हुई निकल पड़ती है। कोहरा घना था और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। लड्डू बेटा कहाँ हो तुम? कहाँ हो सकता है यह लड़का? शायद फल वाली घाटी के आसपास ही कहीं होगा। अब तो टीटू की दादी के पंख भी ठंडी से जमने लगे थे और पंखों को हिलाते हुए भी दर्द हो रहा था। तो नहीं पा रही हूँ। टीटू की दादी ने फल वाली घाटी में भी सभी जगह देख लिया।
ओह, शायद मेरा खून जमने लगा है। मैं ठीक से उड़ नहीं पा रही हूँ। मुझे अब घर चले जाना चाहिए, वरना मैं भी मर जाऊंगी। तभी टीटू की दादी को एक डाली पर धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। अरे शायद वहाँ पर कोई बैठा हुआ है, पास जाकर देखती हूँ। तो लड्डू वहाँ पर ठंड से कांपते हुए बैठा था। दादी को देखते ही उसकी आंखें भर आई। दादी, मैं गुम हो गया था। मम्मा कहाँ है? मैं उड़ नहीं पा रहा, मेरे पंख जम गए हैं। अब घबराने की कोई बात नहीं मेरे बेटे, मैं आ गई हूँ। लड्डू बेटा, मैं तुझे अपने शरीर की गर्मी देती हूँ। आ, मेरे पास आकर बैठ जा। लड्डू दादी से सटक कर बैठ जाता है। उसे गर्मी मिलने लगती है, लेकिन दादी का शरीर और भी ठंडा होता जा रहा था। जो गर्मी बच्चे को बचा रही थी, वही ठंड दादी की जान ले रही थी। दूसरी ओर रूबी का बेटा खो गया, यह खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। गोरी को भी यह बात पता चली तो वह अपने पति कालू से कहने लगी, देखा तुम्हारी माँ कितनी पनौती है। 2 दिन रूपी के घर क्या रही, रूपी का बेटा ही गुम हो गया। पर सुना है कि रूपी के बेटे को ढूंढने के लिए माँ खुद गई है। हमें रूपी के घर जाना चाहिए। दूसरी तरफ रूपी के घर से भूरी चाची चली जाती है और कुल्फी भी सो जाती है, तो अकेली पड़ी टीटू की दादी सोचने लगती है, आखिर मेरी बहू मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, और मेरा बेटा कालू भी मेरे खिलाफ हो गया है, जिसको मैंने अपनी कोख से जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया। वह बेटा भी माँ का ना होकर बहू का हो गया। तभी टीटू की दादी अपने अतीत में चली जाती है और अतीत में उसे वह सब दिखाई देता है जो उसने अपनी बूढ़ी सास के साथ किया, और यह सब छोटा बेटा कालू देख रहा था। देख बुढ़िया, मैं खेत में काम पर जाती हूँ। जब वापस लौटूं तो घर का सारा कामकाज हो जाना चाहिए, समझी? माँ, दादी काम नहीं कर सकती। कल भी काम करते करते उनकी सांस फूल गई थी। इनको काम मत बताओ। अरे चुप मर कलुआ, तुझे समझ में नहीं आएगा क्या? तेरी दादी खाना नहीं खाती है क्या? खाना खाना है तो काम भी करना ही होगा। और यह सब उसका कालू बेटा भी देख रहा था। टीटू की दादी ने जब अपने अतीत की यह घटना देख ली तो उसको एक बड़ा झटका लगा। अरे रे, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। बच्चे संस्कार बड़े को देखकर सीखते हैं, कहने से या ऑर्डर देने से उनमें संस्कार नहीं आते हैं। और आज मेरा छोटा टीटू भी यही सब कुछ देख रहा है, वो भी ऐसे ही गलत संस्कार सीख रहा है। देखो चली है ना स्वाद, बेटा गुम हो गया तो पता चला ना कि बुढ़िया कितनी मनोस है। ऐसे ही मार नहीं खाती हो मेरे हाथों से। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? इसमें अम्मा की कोई गलती नहीं है। मैंने ही अपने बेटे का ठीक से ध्यान नहीं रखा था। सब लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं, तभी मिट्ठू तोता वहाँ पर आता है और सबको जानकारी देता है। दोस्तों, टीटू की दादी और लड्डू फलों वाली घाटी के पास के पेड़ पर बैठे हुए हैं। यह समाचार मिलते ही सब लोग उड़कर वहां पहुंचते हैं। रूपी चिड़िया, वो रहा पेड़, शायद अम्मा वहीं पर बैठी हुई है। बूढ़ी दादी बर्फ से ढक चुकी थी। रूपी ने पास जाकर दादी को हिलाया तो दादी धप से नीचे गिर पड़ी। लड्डू अपनी माँ से लिपट गया। रूपी, तुम लड्डू को लेकर जल्दी से घर पहुंचो, वरना इसकी भी तबीयत बिगड़ सकती है। सभी पंछी दादी के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और दादी को हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादी के प्राण जा चुके थे। कालू, अब इन्हें हिलाने का कोई मतलब नहीं, यह भगवान को प्यारी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ कालू अपने बड़े भाई को भी बुला लेता है। सब लोग मिलकर दादी को लेकर शमशान जाते हैं और उसकी अंतिम क्रिया पूरी करते हैं। अब इस घटना को 2 दिन बीत चुके थे। देखो भोलू भैया, मैं तुम्हें माँ के इस घर में कोई हिस्सा नहीं दूंगा। तुम्हारे पास तो तुम्हारा अपना खुद का घर है, मेरे पास सिर्फ यही एक घर है। हिस्सा कैसे नहीं देगा कलुआ? मैंने अपना घर खुद की कमाई से बनाया है, और यह घर तो हमारे पिताजी का है। इसमें मेरी भी आधी हिस्सेदारी है। तभी कालू को गुस्सा आ जाता है और डंडा लेकर अपने बड़े भाई कालू को मारने लगता है। घर के कोने में बैठकर कलुए का बेटा टीटू यह सब देख रहा था और धीमी आवाज में बोल रहा था, भाई यदि हिस्सा लेने आए तो उसे मारना है। माँ जब बुरी हो जाए तो उसे घर से बाहर निकाल देना है। टीटू जो देख रहा था वही सब सीख रहा था और वैसे ही संस्कार, या कहूँ कि वह कुसंस्कारों से संस्कारित हो रहा था। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। रूपी, तुम लड्डू को लेकर जल्दी से घर पहुंचो, वरना इसकी भी तबीयत बिगड़ सकती है।